हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं अनमोल सर आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसका पहला वीडियो, ये चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहला वीडियो आ गया था, ये लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है। ठीक है, तो क्लास 12 का है। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट यहाँ पे क्या होगा कि चलता रहेगा जो भी आपका है, और आप लोग इस पे कंसंट्रेट होकर बढ़िया से देखिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले हम आवेश के बारे में बता दिए थे। आवेश क्या होता है? चार्ज। ठीक है, आवेश कैसे वर्क करता है। ठीक है, आवेश मिलकर क्या बनाता है? धारा बनाता है, ये सब भी बता दिया गया था। कूलाम का नियम समझा दिया गया था पहले नियम में। जो लोग नहीं देखें कूलाम का नियम, पहली वीडियो में जाके लेक्चर फर्स्ट को अटेंड करें, देखें, और वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उससे बेस्ड करवाया गया था जो आता है। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है, इसको देख। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जहां पे कोई भी आवेश होता है, सिंपल सी बात है, आवेश अगर रहेगा तो आवेश जब प्रवाहित होगा तो क्या बनाएगा? धारा बनाएगा, विद्युत धारा। तो मान लेते हैं कोई तार है, ये मान लेते हैं कोई ऐसे ऐसे तार है, कोई मान लेते हैं ये तार ए से कहां तक गया है? बी तक गया है। ठीक है, ये कोई तार है। अब इस तार में आवेशों को प्रवाहित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आवेशों को प्रवाहित कर दिया गया, मतलब आवेश फ्लो कर दिया गया है। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये जो तार है इसमें आवेश को प्रवाहित किया जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि आवेश प्रवाह की दर को तो धारा बोलेंगे, तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। और धारा जब उत्पन्न होगी ना, तो इसमें क्या होता है? एक काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? काल्पनिक क्षेत्र। अब वो काल्पनिक क्षेत्र मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रेखाएं ऐसे चलने लगती हैं। ठीक है, जो रेखाएं ऐसे एक सिरे से निकलेंगी, दूसरे सिरे पे जाके क्या करेंगी? एंटर करेंगी। और ये वैद्युत क्षेत्र, इन्हीं को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसे ऐसे ही जाएंगी। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जहां तक ये रेखाएं जाती हैं वहां तक ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करती हैं। और जो मैग्नेट की तरह व्यवहार करती हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं, तो कोई भी चीज को रखेंगे तो वो खींच लेती हैं। वो तो चुंबक की प्रॉपर्टी थी कि चुंबक कोई कहीं पे रखा जाता है और जितना दूर तक क्या करता है, उसकी क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जितना दूर तक वो उस पे किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को खींचता है। तो ये तो खींचने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। उसी टाइप का सेम होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में मतलब कहीं पे करंट जा रहा है तो उसके आसपास की काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, वो जितना दूर तक आवेशों को आकर्षित करती हैं, उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? नहीं समझ में आया अगर तो फिर से देखें। देखिए जैसे कोई भी तार है, ये तार है, इसमें क्या हो रहा है? करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट की वजह से ना इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं बन जाएंगी। और काल्पनिक रेखाएं जितना दूर तक रहेंगी करंट जाएगा। अगर कोई आवेश दूसरा जाता है तो उसको पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है, खींच लेंगे या उसको धक्का दे देंगे। तो वही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ये क्या, ये चीज बताता है कि देखिए उस क्षेत्र में जहां पे जैसे कोई चालक है, इस चालक में कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र है, मतलब कितने आवेशों को ये तेजी से खींच रहा है। तो जितनी तेजी से ये खींचेगा इसकी तीव्रता ज्यादा, और जितनी कम तेजी से खींचेगा उसकी तीव्रता उतनी कम। मतलब ये पावर को दिखाता है। ये सिंपल सी बात है, जैसे कोई दो चुंबक है, एक तो ये चुंबक है बड़ा सा और ये एक तो छोटा सा चुंबक है। ठीक है, अब ये बहुत तेज, इसके पास किसी लोहे को लेके जाया जा रहा है और बहुत तेजी से खींच रहा है, और इसके पास किसी लोहे को लेके जा रहा है, थोड़ा स्लो खींच रहा है। तो तीव्रता किसकी ज्यादा है? तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल देंगे, मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। देखिए ये है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये तेजी से खींच ले रहा है तो इसमें पावर ज्यादा है, इससे कम खींच रहा है तो इसका पावर कम है। उसी टाइप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बताता है कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी तो वो कम आकर्षित करेगा। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है E = F/Q। ये होता है, देखिए E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F मतलब बल, Q मतलब आवेश। मतलब आवेशों को
इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। डिफिनीशन जैसे बोलेगा, एकांक क्षेत्र में किसी आवेश को लेके जाने में आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना हो जाएगा। लेकिन हम सिंपल भाषा में समझे कि आखिर ये होता क्या। सिंपल सी बात है कि किसी आवेश को लेके गए, कोई आवेश है, उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, कितना तेजी से वो खींच रहा है। जैसे यहाँ पे कोई तार है सिंपल सा, इस तार में धारा जा रही है और कोई आवेश यहाँ पे है, तो ये आवेश को ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको खींच रही है, तो कितने बल से खींच रही है। अगर धीरे खींच रही है तो तीव्रता कम है, और ज्यादा तेजी से खींच रही है तो तीव्रता ज्यादा है। तो इस आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से दिखाते हैं, E = F/Q। अगर इन कूलाम के नियम से इसको प्रूफ करें, बनाएं, तो देखिए क्या होगा। E बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कूलाम के नियम से फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। ये फार्मूला होता था। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं इस आवेश का मान है Q0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू एक आवेश मान लेते हैं Q है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वाला आवेश कितना है, Q है, और ये खींच रहा है जिसको, वो Q0 है। तो जिसको खींच रहा है वो क्या है, Q0 या Q1 Q2 कुछ भी कर सकते हैं, अपान यहाँ पे Q अपान R²। देखिए Q1 Q2 अपान R² तो होगा ही, लेकिन Q पहले से, तो Q को लिख देते हैं। अब देखिए Q से Q कट जाएगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q अपान R², ये हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कूलाम के नियम में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² था, यहाँ पे Q अपान R² है, मतलब एक Q कम हो गया है, ठीक है। यही अगर विभव में जाएंगे तो विभव में एक चीज कम हो जाता है, R कम हो जाता है, तो यहाँ पे Q अपान R हो जाएगा। तो इस टाइप से। अब इस पे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दे दिया है, कोई भी चालक तार है, ठीक है, किसी भी चालक तार जो आवेश है वो तार से मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस आवेश, जो आवेश है उसका जो मान है, इस आवेश का मान है, मान लेते हैं सपोज 2.3 × 10⁻⁵ कूलाम, इतना कूलाम इसका मान है। इसको खींचने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी, यही हमको निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो 3.3 कर लेते हैं, 3.3 × 10⁻⁵। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के देता है, थोड़ा सा फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा और उसको हमको समझ के करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम फार्मूला जानते हैं, यही होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R², ये होता है। हमने इसका मान पढ़ा है, क्या पढ़ा था वहां पे, 9 × 10⁻⁹। अगर ये पहला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में है, जाके वहां पे देख लें, फिर इसके बाद यहाँ पे। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे Q का मान कितना है, यहाँ पे Q का मान दिया है 3.3 इंटू 10⁻⁵ अपान R का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर है, इसको हम हमेशा मीटर में बनाएंगे तो 0.3 हो जाएगा। अरे इसमें 100 से भाग देंगे तो एक 0 से 0 कट गया, एक 0 से भाग देंगे तो एक अंक पे 0.3, तो यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। अब इसको काटते हैं, 1 दशमलव से 1 दशमलव उड़ गया, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार में कटा। ये काटेंगे 3 त्रिक 9, 0.1 बार बचा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपान 0.1 हो जाएगा। इसको हटाने के लिए 1 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा, ये 0 से दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आता ही होगा। ये इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा, इसमें से एक और निकालेंगे 0 तो 3.3 × 10⁻, ये 5 और 1 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैद्युत फ्लक्स। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी पृष्ठ है, अगर ये आप पढ़ेंगे अगर बुक में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है कि वैद्युत फ्लक्स
कोई भी पृष्ठ है, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है एक, ये सरफेस, ठीक है। इस सरफेस में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित कर दी गई, तो आई धारा ऐसे प्रवाहित होगी, आई, तो इस धारा प्रवाहित होगी, तो इस सरफेस से निकलने वाले जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, जैसे कहीं पे अगर करंट फ्लो करते हैं तो उसमें से क्षेत्र रेखाएं निकलती, वो रेखाएं जितना दूर तक जाती है उतना दूर तक विद्युत क्षेत्र रहता है। उसी टाइप से यहाँ पे ये पृष्ठ है, अब पृष्ठ से वैद्युत करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे कुछ ऊपर की तरफ निकल रही हैं, और हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं, तो लंबवत ऊपर की तरफ निकल रही है, तो इन रेखाओं की संख्या, इन रेखाओं को मान लेते हैं कि टोटल रेखाएं जो ई निकल रही हैं, और सरफेस कितना है मान लेते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया से ई से दिखाते हैं तो ए होता है। बहुत जगह बुक में ए सरफेस को एस से भी दिखा देता है, हमने एरिया माना है तो ए मान लिया है, तो ए हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम ई से दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, फाई से, तो फाई, और वैद्युत फ्लक्स है तो फाई ई से दिखाते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा किसी एकांक पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहता है। सिंपल सी डिफिनीशन है, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स रेखाओं की संख्या ई है, और कहां से निकल रहा है, पृष्ठ ए से, तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, अगर यही फ्लक्स, सपोज अगर यही फ्लक्स सीधे ना निकल के ना ऐसे निकल रहा है, तो देखिए कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर सीधा निकले तो ई ए, अगर एंगल बनाते हुए निकले, टेढ़ा निकले तो ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या इसी फार्मूले को बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, क्योंकि सरफेस लिख देगा तो एस हो जाएगा, ई एस कॉस। अब इस क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, बोल देगा कि देखिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, मान लेते हैं क्षेत्रफल तो कैसे भी निकाल सकते हैं, बोल दिया पृष्ठ की लंबाई इधर से 2 मीटर है और इधर से 3 मीटर है, एक सेकेंड, इधर से 2 मीटर है, 3 मीटर है, और इधर से 2 मीटर है, ये हो गया। तो देखिए कोई भी एक पृष्ठ जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 2 मीटर तथा 3 मीटर है, इससे निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो दे दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इतना दे दिया है, तो बोला है कि उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स की संख्या निकाली, सिंपल है, हम फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाई ई बराबर, ई का मान कितना दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर -3 इंटू एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप में है कि नहीं, एक आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 6, अब 6 करेंगे तो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 दूना 5 होता है, 2.5 चौका 10 होता है, और 2.5 छक्का 15 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, इतना गुणे 10 के पावर -3, इतना आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं इनका डेरिवेशन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहें और अच्छे से इनमें जो चीज़ें न समझ में आए उनको कमेंट में बताएं तो बताया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये चैप्टर फर्स्ट की नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जब दो आवेश विपरीत हो, विपरीत परिमाण क्यों, जैसे एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश, एक सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इनका अगर गुणा कर दिया जाए, परिमाण निकाला जाए, तो वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जैसे हमने माना कि दो आवेश हैं, एक मान लेते हैं प्लस आवेश है और एक मान लेते हैं माइनस आवेश है, ये कोई सेंटर पॉइंट है O, मान लेते हैं ये इस O से ये भी L दूरी पर है और ये भी क्या है L दूरी पर है। तो देखिए दो विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, अब दोनों दूरियों को मानेंगे तो L और L कितनी दूरी हो जाएगी 2L, 2L दूरी पर स्थित होंगे, तो इसी को बोलेंगे हम वैद्युत आघूर्ण। वैद्युत आघूर्ण बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मतलब इसी अरेंजमेंट को गुणा कर दिया जाए, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे हम P से दिखाते हैं, वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम P से दिखाते हैं। तो P बराबर होता है, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L है, और दोनों का परिमाण अगर निकालेंगे तो कितना है Q, तो ये P बराबर हो जाएगा 2QL या 2LQ। ये हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और उनके परिमाण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग होता कहाँ पे है, इसको देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन आता है वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, वैद्युत विभव निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये सब डेरिवेशन आते हैं। तो हम एक डेरिवेशन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये डेरिवेशन काफ़ी अच्छा है। फिर इस पे हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह को भी करेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो है वैद्युत अक्षीय। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे ये होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट O है, इससे ये L दूरी पर है और इससे ये भी कितनी दूरी पर है, L दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से अगर सीधे डायरेक्शन में कोई बिंदु मान लेते हैं P है, कोई बिंदु यहाँ पे क्या है P है, तो देखिए इससे ये अक्षीय स्थिति में है कि नहीं, तो अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पे कितना पड़ेगा, यहाँ पे इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इसको निकालना है। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालेंगे। अगर यही पॉइंट, यही कोई चीज अगर ऊपर रखी है तो वो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति, ऊर्ध्वाधर। तो हम पहले अक्षीय स्थिति देखते हैं, उसके बाद निरक्षीय स्थिति। तो हमारा पॉइंट जो रहेगा, हेडिंग रहेगा अक्षीय स्थिति में स्थित, अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा रहेगा हेडिंग, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल, ठीक है। मतलब कि एक्सियल मोशन में, एक्सियल अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करना है। तो हम ये तो हेडिंग रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अक्षीय स्थिति में है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखिए मान लेते हैं इस पॉइंट से ये जो स्थित है P, ये मान लेते हैं कि R मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, R मीटर की दूरी पर ये मान लेते हैं स्थित है। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये A पर है और ये मान लेते हैं B पर है। तो देखिए A से B के बीच, A से P के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, तो लिखेंगे AP, और B से P के बीच की दूरी होगी, इसे लिखेंगे BP। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी पता है R है, और यहां से यहां तक कितना है, ये निकालना है। तो देखिए यहां से यहां तक हमको पता है, अगर ये पूरी दूरी में से, देखिए ध्यान से देखिए, इस पूरी दूरी में से हम इस दूरी को अगर घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगी। तो AP बराबर हो जाएगा R माइनस L, और देखिए BP निकालना है, तो यहां से यहां तक L और यहां से R, तो हो जाएगा R प्लस L, ये हो जाएगा BP। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं तीव्रता E1 कितना हो जाएगा, E बराबर हमने फार्मूला देखा था कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता था फार्मूला। यहाँ पे E1 के कारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट इंटू क्यू क्या है, प्लस क्यू है, तो क्यू अपान आर। इसके बीच की दूरी कितनी है, अरे इससे पूछा है ना, तो ए से पी के बीच का पूछा है, तो ए पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच की दूरी ए पी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान ए पी का मान कितना है, आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए प्लस क्यू के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस क्यू के कारण ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E2। अब देखिए E2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान, अब इस माइनस से यहाँ तक की दूरी बी से पी तक के बीच की दूरी कितनी है, BP स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको भी मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान BP का मान कितना है, देखिए BP का मान R प्लस L का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए अब टोटल तीव्रता निकालेंगे, तो कुल जो तीव्रता आएगी ना वो E आएगी, क्या आएगी E। तो जो टोटल तीव्रता आएगी ये हो जाएगी कुल तीव्रता, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ये हो जाएगा कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 माइनस E2 होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि E1 वाला, देखिए E1 वाला पार्ट ये है, इसमें से E2 वाले पार्ट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा टोटल मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए E बराबर अब होगा, E1 का मान कितना है, ये पूरी वैल्यू इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस, यहाँ देखिए एक तो कांस्टेंट भी होता है, तो सबसे पहले ही हम K बराबर 1 लिख देंगे, लिखना ही नहीं पड़ेगा बार बार। K क्या होता है, परावैद्युतांक होता है जिसका मान 1 मानते हैं। ठीक है, उसको 1 कर देंगे, नहीं तो हर जगह हमको यहाँ K लिखना पड़ता है, लिख देते हैं K लिखेंगे यहाँ पे हर जगह K, परावैद्युतांक है ये। तो यहाँ पे R माइनस L का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए E2 का मान यहाँ पे क्या था, माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस रहेगा, देखिए माइनस, अब यहाँ पे भी ये माइनस लगेगा, माइनस बाहर, देखिए ये वाला माइनस बाहर आएगा यहाँ पे, तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये तो समझ में आया ही होगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो निकालेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, कॉमन हो गया। और बचा क्या है, देखिए इधर कुछ नहीं बचा, तो देखिए ये और ये पूरा कॉमन हो गया, बचा 1 बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हो गया है प्लस, फिर यहाँ पे देखिए ये और ये चीज निकल गया, तो बचा 1 बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा यही करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसके, इन दोनों का आपस में गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस इसका इधर होगा तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर अपान इन दोनों का आपस में होगा, तो ये हो जाएगा R, इस एक क्वेश्चन में A प्लस बी है और एक क्वेश्चन में A माइनस बी, तो क्या हो जाता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में R का R में R स्क्वायर माइनस, माइनस का प्लस में माइनस और L का L में L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोष्टक को बंद कर देते हैं, फिर देखिए E बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसको तोड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका इसका स्क्वायर होगा तो r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बात, अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, r बड़ा है या l बड़ा है, तो यहाँ देखिए r यहाँ से लेकर यहाँ तक है, l तो छोटा है, तो r के सामने l नगण्य है, तो r को लेस देन कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो लिखेंगे r इज मच ग्रेटर देन l, मतलब l को नगण्य लेने पर, नगण्य, जब इसको नगण्य लेंगे तो l तो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ r। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कट रही हैं, यहाँ पे देखिए कट रहा है क्या, 2RL और यहाँ पे 2RL, तो यहाँ पे 2RL ये r स्क्वायर l स्क्वायर इनको और कट रहा है ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये क्या करेंगे, E1 प्लस E2 होगा, टोटल तो जोड़ना है, E1 प्लस E2 टोटल तो जोड़ना है, कुल वैल्यू क्षेत्र E1 के कारण, इसके कारण कितना हो रहा है, इसके कारण कितना हो रहा है, तो टोटल यहाँ जब प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा ये पहले प्लस, अब यहाँ जब प्लस के मान को ये माइनस वाले के मान को रखेंगे, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा आके माइनस, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मेजर चेंज है, माइनस हो जाएगा, हर जगह बस माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब देखिए इस माइनस का गुणा जब इसमें होगा ये तो माइनस होगा ही, ये प्लस था इसको भी क्या कर देगा माइनस, और ये माइनस था इसको भी क्या कर देगा प्लस, बस इतना ही था। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, ये आर स्क्वायर प्लस है, ये माइनस कट गया, ये एल स्क्वायर प्लस है, ये एल स्क्वायर माइनस कट गया, अब बचा क्या 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL। यहाँ पे देखिए E बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन के, यहाँ हो जाएगा 4RL अपान, देखिए इसको नगण्य माने थे तो इसको तो गायब कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा r के पावर 4। अब देखिए यहाँ r के पावर 4 है, यहाँ एक r है, कट जाएगा तो r के पावर 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 4L, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, सवाल को आगे बढ़ाने के लिए 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 ही होता है, तो 2 इंटू 2L, 2 इंटू 2 लिख दिए, L लिख दिए अपान, देखिए 4 तो था R, एक R कट गया तो कितना बचा R के पावर 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे E बराबर देखिए Q को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q को जब उधर लेंगे तो देखिए 2 को बाहर निकालते हैं, 2 को बाहर, और ये Q इसके साथ चला जाएगा L के साथ, तो हो जाएगा 2LQ, देखिए 2L और Q उसके साथ गुणा हो जाएगा अपन R स्क्वायर RQ, इतना हो गया। अब देखिए 2LQ बराबर हमने देखा था ऊपर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला था P = 2LQ, यही था, तो इसके जगह हम P रख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसके जगह देखिए यहाँ पे हम जब P रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अगर P रखेंगे तो देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 2 और इसके जगह हम रखेंगे 2LQ के जगह रखेंगे P, तो P अपान कितना हो जाएगा RQ। यदि हम K बराबर 1 मान लें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा, देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर तो 1 हो गया, 2P अपान RQ, इतना हो जाएगा, और इतना क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस ई पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो चीज नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट वगैरह में कर सकते हैं। देखिए अच्छी स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने अच्छी स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव था, इससे अच्छी स्थिति में मतलब सामने एक बिंदु P था जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, हमने डिराइव किया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अगले डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।